हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे चैनल होम पीसीएस में। हम अकबर के टॉपिक देख रहे थे और ये अकबर के टॉपिक का लेक्चर नंबर 10वां है। और ये टॉपिक के बाद सीधा अकबर ख़त्म हो जाएगा और हम चले जाएंगे जहांगीर स्टार्ट करेंगे। तो ये जो अहमदनगर पे अकबर विजय प्राप्त करता है तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि अहमदनगर और बीजापुर किसके हाथ में था? चांद बीबी के हाथ में था। तो इसके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है। और हम जैसे अहमदनगर के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें चांद बीबी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए चांद बीबी के बारे में स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट टॉपिक है, मैंने बताया था आपको बताएंगे। तो चांद बीबी एक पराक्रमी योद्धा थी, ठीक है ना। बचपन का नाम इसका चांद खातून था या चांद सुल्ताना, ठीक है, प्यार से लोग बुलाते थे। बीजापुर में इसका जो शासक था वो 1580 से 90 के बीच में, और अहमदनगर में 1596 से 1599 के बीच में संरक्षिका बन के काम किया चांद बीबी। बीजापुर और अहमदनगर दोनों, बीजापुर में इसकी शादी हुई थी और वहाँ का राजा मर जाने के कारण वहाँ पे राज करता है, और अहमदनगर इसका मायका था, घर का था। अहमदनगर में राजा था हुसैन निजाम का, उसकी प्रथम पुत्री थी कौन? चांद बीबी, ठीक है ना। और अहमदनगर का तत्कालीन सुल्तान बुरहान उल मुल्क की बहन थी, मतलब हुसैन निजाम खां का बेटा है ये बुरहान उल का। इसकी मृत्यु हो जाएगी तो ये गद्दी पे बैठेगा, और इसकी बहन थी, और इसका भी मृत्यु हो जाएगा तो कौन संभालेगा? चांद बीबी खुद संभालेगा। चांद बीबी को अरबी, फारसी, तुर्की, मराठी, कन्नड़ भाषाओं का बहुत ही बढ़िया ज्ञान था। आइए बीजापुर के बारे में देख लेते हैं। ये अहमदनगर के बारे में देख लिए, बीजापुर के बारे में। एक गठबंधन नीति के अनुसार करते हुए चांद बीबी का शादी बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह प्रथम से करा दिया गया था। तो अली आदिल शाह को सूफी भी बुलाते थे लोग, सूफी से बहुत, सूफी नाम से भी जानते थे। और इसकी मृत्यु हो जाती है 1580 ईस्वी में, मृत्यु हो जाती है। अब शासन की बागडोर किसके हाथ में आएगी? चांद बीबी के हाथ में। देखिए कैसे आती है। सिया रशाइयों ने अपने 9 वर्षीय भतीजे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को राजा घोषित कर दिया। मतलब चांद बीबी का जो भतीजा था, ये इसका अली आदिल शाह का जो भतीजा था 9 वर्षीय, उसको राजा बना दिया, और शासन की बागडोर किसके हाथ में दे दिया? चांद बीबी के हाथ में, ठीक है ना। यही अब इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय आगे जाके उपाधि धारण करेगा जगत गुरु का, और उबला बाबा के नाम से जाना जाएगा। तो ये गरीबों का सहायक, उबला बाबा का मतलब क्या होता है? गरीबों का सहायक, गरीबों का मदद करने वाला, ठीक है। आइए और आगे देखते हैं। दक्कन का एक सेना नायक था, दक्षिण का इसका ही सेना नायक था, चांद बीबी का ही। इनका नाम था कमाल खां, और ये बहुत गद्दारी करता है, और संरक्षक बन के तो चांद बीबी का रहता है, लेकिन आगे जाके बहुत विवाद करने लगता है और चांद बीबी की जगह लेना चाहता है। मतलब चांद बीबी और इसके भतीजे के बारे में उल्टा पुल्टा लोगों के बीच भरम फैलाने लगता है, गाली गलौज जो भी है, मतलब उल्टा सीधा बोलने लगता है, और अपने आप को बहुत आगे बढ़ के समझने लगता है, क्योंकि महान सेना नायक था और लोगों को गुप्त मतलब फालतू का सूचना देते रहता था। चांद बीबी ऐसी है वैसी है, उसे हटाओ गद्दी से, हमें राजा बनाओ, ये वो। तो चांद बीबी ने एक सेना को अपना दूसरा सेना नायक भेजा, किश्वर खान को। किश्वर खान को याद रखिएगा। और इससे इसकी युद्ध होती है और कमाल खां की हत्या कर दी जाती है। अब किश्वर खान गद्दी पे सेना नायक बनते ही इसका मन में आ गया कि क्यों ना हम चांद बीबी की जगह ले लें, और जो भी मंत्री बनता है और वो राजा बनना ही चाहता है, ठीक है ना। तो अहमदनगर का सुल्तान के खिलाफ एक लड़ाई हुई, और जिसमें किश्वर खां दुश्मनों के सभी तोपखाने और हाथियों पर कब्जा कर लिया, अहमदनगर के सुल्तान के खिलाफ, ठीक है ना। जबकि अहमदनगर की संरक्षिका खुद है चांद बीबी। तो दूसरे साइड हुआ हुआ किसी किश्वर खान हाथियों को लौटाने का आदेश दे दिया वहाँ अहमदनगर का, क्योंकि अहमदनगर की कौन है? रानी चांद बीबी। तो बोला कि वहाँ का हाथियों का हम लौटा देंगे। अन्य सेना नायक ने इसे भयंकर अपराध समझा कि किशोर खान ने ये बहुत बड़ी भूल कर दी, वहाँ कैसे हाथियों को क्यों लौटाया, युद्ध में जीता हुआ सामान वापस क्यों किया, ये वो। तो और ऐसा करने के बाद किशोर खान खुद को किंग समझने लगा, और अब बिना जनता के पूछे हुए, बिना किसी रानी वानी को पूछे हुए अपने मनमाना करने लगा। और यहाँ तक कि क्या किया कि चांद बीबी का एक विश्वास बंधु था, विश्वास बंधु चांद बीबी का एक विश्वास बंधु था, उनका नाम था मुस्तफ़ा खान। उसकी हत्या करवा दिया और चांद बीबी को बंदी बनाकर सतारा के दुर्ग में डाल दिया। देखिए किश्वर खान खुद ही मंत्री समझने लग गया, मंत्री समझते समझते राजा समझने लग गया। अब देखिए आगे क्या होता है। चांद बीबी को सतारा के दुर्ग में डालने के बाद प्रजा उसकी इस नीयत के से नाराज हो गए। रास्ते में, मतलब जब बाहर निकला था वो किश्वर का, तो उस पर ईंट पत्थर गाली गलौज जूते मारकर उसकी शान को मिट्टी में मिला दिया, मतलब बहुत बेइज्जती किया जब बाहर निकला प्रजा, ठीक है।
थोड़ी ही समय के बाद मुस्तफ़ा खान, जिसका हत्या करवाया था ये किश्वर खान ने, उसके रिश्तेदार ने इसकी हत्या करवा दी और हो गया इसका कहानी भी द एंड किश्वर खान की, ठीक है ना। जनता ने फिर से चांद बीवी को सतारा से बाहर निकाला और प्रजा के कार्यभार सौंप दिया कि आप प्रजा का आप ही रानी है, आप ही प्रजा को ध्यान अच्छे से रखते हैं। तो चांद बीबी तुरंत बीजापुर में एक मंत्री नियुक्त किया, इकबाल खान। और इकबाल खान भी मतलब जैसे ही मंत्री बना उसके मन में भी आ गया कि क्यों ना हम खुद का राजा बन जाए, ऐसा करके। और अपना सेना में ही फूट डालना स्टार्ट कर दिया, अपने जितने भी सेना थे कि तुम रानी को ख़त्म करो, मारो, हमको राजा बनाओ, हम बढ़िया से कारोबार चलाएंगे। इसी बीच पता है क्या होता है, बरार और बीदर और गोलकुंडा तीनों एक साथ हमला कर देता है बीजापुर पे, ठीक है ना। बरार, बीदर और गोलकुंडा। हालांकि इसमें इन तीनों जो राज्य है, बरार, बीदर, गोलकुंडा, तीनों को चांद बीबी अकेले दम पे तीनों राज्य को हरा देता है। हालांकि गोलकुंडा में 1585 ईस्वी में गोलकुंडा से क्या होता है, संधि करनी पड़ती है, किसकी, बीजापुर। तो बीजापुर में चांद बीबी है और इन तीनों में से एक गोलकुंडा शक्तिशाली राज था और उससे शादी करनी पड़ी, संधि करनी पड़ी चांद बीबी को। संधि में क्या हुआ, गोलकुंडा का तत्कालीन सुल्तान की बहन ताज सुल्तान और बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह 9 वर्षीय, अब बड़ा हो चुका था, वही उबला बाबा से विवाह का प्रस्ताव रखा और विवाह करवा दिया गया। तो यहाँ से दुश्मनी खत्म हो गया, विवाह का प्रस्ताव हो गया तो खत्म हो गया। इसी बीच पता चला कि पीहर मतलब मायके चांद बीबी का अहमदनगर से का निमंत्रण आया, अहमदनगर से, कि हालत बहुत ख़राब है, अहमदनगर की हालत बहुत ख़राब है। अहमदनगर दो गुट में बट गया है, ठीक है ना। तो वहाँ अहमदनगर का एक व्यक्ति था मियाँ मंजू। मियाँ मंजू जो है ना बहुत मनमानी करने लगा था और जनता में मतलब अखरोट बोलते हैं, ये उपवाद मचाने लगा था और फूट डालने लगा था कि हमको राजा बनाओ, यहाँ का शासन व्यवस्था ठीक नहीं है, चांद बीबी दो राज्य नहीं संभाल पा रही है, ये वो वगैरह वगैरह बहुत कुछ बन रहा था। और चांद बीबी तुरंत पहुँच जाता है अहमदनगर। अहमदनगर चांद बीबी पहुँचते ही इसको जनता बहुत प्यार देती है और मियाँ मंजू को लगता है कि अब तो मेरी टिकट कट जाएगी, चांद बीबी ही सही है। तो इस बात से नाराज़ होकर कुछ लोगों ने, सॉरी यहाँ पे पहुँच गए, तो इसके मियाँ मंजू को लगता है कि टिकट कट जाएगा हमारा, चांद बीबी रानी बनेगी। तो मियाँ मंजू ने मुग़लों की सहायता कर लिया, मुग़लों से सहायता मांगा और अकबर ने युद्ध में भेज दिया तुरंत अब्दुल रहीम खान खाना और खुद के बेटे मुराद पियक्कड़ दारूबाज को, और संयुक्त सेना भेजा और इसमें चांद बीबी पे हमला बोल दिया। चांद बीबी के साथ युद्ध हुआ और युद्ध में एक संधि हुई। संधि में ये हुआ कि चांद बीबी बरार को मुग़लों को सौंपना पड़ा। जो बरार देश जीता था, यहाँ पे आप देखें, बरार, बीदर और गोलकुंडा, चांद बीबी ने अकेले तीनों को हराया था, गोलकुंडा से विवाह प्रस्ताव कर लिया था, बरार और बीदर को जीत चुका था और कुछ संधि के अनुसार बरार को है मुग़लों को सौंपना पड़ा, ठीक है ना। इस बात से नाराज़ होकर कुछ लोगों ने षड्यंत्र बनाकर चांद बीबी की हत्या करवा दी कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, मुग़ल को बरार क्यों दे दिया, ये वो, जनता तो सारा बात जानता नहीं है। तो चांद बीबी की हत्या करा दी, मतलब महान उस समय जनता ही था, देखें, जनता ने उसको भी मरवा दिया, किश्वर खां को, और चांद बीबी को भी ख़त्म कर दिया। उसके बाद क्या होता है, अकबर स्वयं ही अहमदनगर को कुछ शर्तों के बाद मुग़ल सेना में मिला लिया, ठीक है ना। कैसे मिला लिया कि चांद बीबी का कहानी तो ख़त्म ही हो चुका था और कमज़ोर एकदम पड़ चुका था अहमदनगर, और कुछ शर्त के साथ बरार, बीदर, गोलकुंडा जो भी था सब किसके अंडर आ गया, अकबर के अंडर आ गया। हालांकि अभी एक इम्पोर्टेंट चीज़ बाकी है, देखिएगा कि हालांकि अहमदनगर को पूरी तरह से शाहजहाँ के समय मुग़ल राज में मिलाया गया, पूरा तरह से अकबर नहीं मिला पाया था, मतलब जनता वहाँ का स्वतंत्र थी। अकबर भले ही सोचता था कि वहाँ पे मेरा राज है, लेकिन जनता आप देख रहे हैं वहाँ का कितना महान है, रानी को खुद मार दिया, जो मंत्री मनमाना कर रहा है उसको भी मार दिया, तो वहाँ गुलामी बनेगा। लेकिन शाहजहाँ के समय पूरे तरीके से मिला लिया गया। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है अकबर, और अकबर ख़त्म होते ही हमारा ख़त्म हो गया है क्या बाबर ख़त्म हो गया, हुमायूं ख़त्म हो गया, शेरशाह सूरी ख़त्म हो गया, अकबर ख़त्म हो गया। अब हम सीरियली वाइज चल रहे हैं, तो हम चलेंगे जहांगीर हमारा एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर शाहजहाँ आएगा, शाहजहाँ भी 1-2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आएगा ये क्या बोलते हैं, शाहजहाँ के बाद आएगा औरंगज़ेब, और औरंगज़ेब के बाद आएगा हमारा
उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य। तो उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य भी 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम सबसे मेन टॉपिक पढ़ेंगे जहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये है मुगलकालीन प्रशासन। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी पीसीएस वगैरह, हम सब यहीं से पूछे जाते हैं। केंद्रीय प्रशासन देख रहे हैं, इसमें ये टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा, तो हमारा पूरा मुगल टॉपिक जो है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो अभी यार थोड़ा मतलब वीडियो वगैरह आएगा, तो इस तरीके से पूरा एकदम ख़त्म हो जाएगा। प्रांतीय प्रशांत मुगल मुद्रा व्यवस्था आप देख रहे हैं, और ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हो गया मुगल कालीन अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिति मुगल कालीन, यहाँ सबसे क्वेश्चन बहुत डीप से पूछे जाते हैं। मुगल कालीन चित्रकला हो गया, और जहांगीर कालीन चित्रकला, सब मतलब जितने भी राजा थे सबके, मुगल कालीन स्थापत्य कला देखेंगे, और भी बहुत कुछ है एकदम मुगल में डीप नॉलेज के लिए। शाहजहाँ कालीन स्थापत्य कला मतलब स्वर्ण काल कहा जाता था शाहजहाँ के समय। मुगल कालीन संगीत कला को भी देखेंगे, साहित्य भी देखेंगे, और इस तरीके से हमारा पूरा मुगल ख़त्म हो जाएगा। तो बने रहे मेरे चैनल से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो आज मैंने वीडियो भी नहीं डाला, सॉरी कल मैंने वीडियो भी नहीं डाला था क्योंकि व्यू नहीं जा रहा था। तो अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।